वापस से सुनो। अब आ रही है आवाज लाइव वालों को? ऑनलाइन वाले मर गए क्या? नहीं मरे तो नहीं, जिंदा हो तुम, टाइप कर रहे हो है ना? अगर मर जाते ये ऑनलाइन वाले टाइप नहीं कर पाते। चलो आ गई आवाज, जिंदा हो गए वापस। वापस से सुनो, ठीक है। कल बात कर रहे थे अपन ब्लड की, ब्लड के अंदर बात कर रहे थे प्लाज्मा की, प्लाज्मा के अंदर बात कर रहे थे अपन ने कहा था कि 90 से 92% जल, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे, उसके अलावा एंटीबॉडी पाई जाएगी, उसके बाद में क्लोटिंग फैक्टर भी इसी के अंदर पाए जाएंगे प्लाज्मा के अंदर। हम बात कर रहे हैं सीरम की अभी सिर्फ, ठीक है ना। हमने कहा था कि रक्त का थक्का जमने के पश्चात बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, यानी कि रक्त के थक्के के अंदर जो थक्का बन गया है, उस थक्के के अंदर रक्त की सारी कोशिकाएं आ गई हैं, और साथ ही साथ क्लोटिंग फैक्टर भी उसके अंदर आ गए हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो क्लोटिंग फैक्टर्स के अंदर जैसे मेन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। रक्त का थक्का जमाने के अंदर कैल्शियम सहायता करता है, विटामिन के सहायता करता है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन सहायता करती है। तो ये तीनों भी इसके अंदर से हट जाएंगे। तो अगर सीरम के बारे में लिखना चाहें तो सीरम को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सीरम बराबर ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर प्लस फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये भी लिख सकते हो। फाइब्रिनोजन प्रोटीन किसका पार्ट है? क्लोटिंग फैक्टर का ही पार्ट है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो जैसे अगर दे रखा हो कि रक्त के अंदर से ब्लड सेल्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर प्लस फाइब्रिनोजन, तो ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। रक्त के अंदर प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन। दूसरे नंबर पे आती है ग्लोबुलिन। तीसरे नंबर पे आती है फाइब्रिनोजन। कौन सी आती है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। एल्ब्यूमिन की अगर बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन का कार्य है रक्त का परासरण दाब बनाए रखना। बनाए रखना। रक्त के अंदर कोशिकाएं पाई जा रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर परासरण दाब का मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा तो कोशिकाएं या तो पिचक जाएंगी या फूलकर फट जाएंगी, दोनों काम हो सकते हैं। तो इस परासरण दाब को मेंटेन करने का कार्य कौन करती है? एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन्स की अगर बात करते हैं तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और अगर बात करते हैं फाइब्रोजन की, तो फाइब्रोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इसके अंदर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। हमारे से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है? सबसे ज्यादा वो कौन सी होगी? एल्ब्यूमिन होगी। कितने परसेंटेज होगी ये फिजियोलॉजी वाले बता देंगे भाई कितनी परसेंटेज है, क्या क्या है ना। इवन वो काम भी उन्हीं का काम है कि अपन तो सिर्फ संरचना संरचना पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो क्या हो? कार्य, कि कैसे काम करते हैं वो, ठीक है ना, वो बता देंगे वो। तो ये वाली चीज जहां पर लिखा था लास्ट के अंदर कि ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर, वहां पर जस्ट नीचे लिख लो ये वाली चीज भी कि सीरम बराबर ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर प्लस फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तीसरे नंबर पे समझ ही नहीं आया क्या? समझ ही नहीं आया? वेरी गुड, है ना। आप जब भी क्वेश्चन पूछते हो ना मेरे को अच्छा लगता है, पूछा करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछा करो। शक्ल देख के किसी से पता नहीं लगता कि भाई समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। कल जो लिखा था वो हमने लिखा था कि सीरम बराबर ब्लड माइनस ब्लड सेल प्लस क्लोटिंग फैक्टर। हमने कहा था कि रक्त का थक्का जमने के पश्चात बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा, ठीक है। अब सीरम बनाते कैसे हैं अपन ये बात करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे अपन, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भर दिया ब्लड। क्या भर दिया? रक्त का रंग कैसा होता है? चमकीला लाल। कैसा होता है? चमकीला लाल, ब्राइट रेड, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करके रख दिया हमने, ये स्लैंडिंग पोजीशन के अंदर रख दिया, और ये इसके अंदर ब्लड आ गया इस तरीके से, ठीक है। थोड़े टाइम बाद में आप देखोगे इस रक्त के ऊपर पीले रंग के पदार्थ की परत जमा हो गई इस प्रकार से, और ये पीले रंग का पदार्थ क्या कहलाया? सीरम कहलाया, ठीक है।
अब जो नीचे की तरफ जो इकट्ठा हुआ है रक्त का थक्का, इस रक्त के थक्के के अंदर क्या क्या है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रक्त की सारी कोशिकाएं, इसके अंदर आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है। क्लियर है। दूसरे नंबर पे आते हैं क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो ये सारे के सारे, कैल्शियम भी हो गया है, विटामिन के भी हो गया है, फाइब्रोजन प्रोटीन भी हो गई है, ये सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर्स, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, वो 13 के 13 इसके अंदर आ गए हैं क्योंकि रक्त का थक्का बन चुका है। ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर के अंदर प्रोटीन भी है, कौन सी है, फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन। क्योंकि स्पेशली अगर बात करते हैं तो तीनों प्रोटीन के अंदर से फाइब्रिनोजन ऐसी है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। ठीक है, तो सीरम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं अपन, पहले तो ये लिख रहे थे ब्लड सेल्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर, है ना, क्लोटिंग फैक्टर में फाइब्रिनोजन भी आती है, तो मैंने क्लोटिंग फैक्टर के साथ में अलग से फाइब्रिनोजन को भी ऐड कर दिया है यहां पर सिर्फ यही लिखा है ये वाला कि ब्लड के अंदर से ब्लड सेल्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर प्लस स्पेसिफिकली अगर बात करें प्रोटीन की तो कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, बाकी दोनों प्रोटीन की अगर बात करते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की बात करते हैं, तो ये किसके अंदर पाई जाएगी, प्लाज्मा के अंदर पाई जाएगी, सीरम के अंदर पाई जाएगी, नीचे की तरफ जो क्लोट हुआ है उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। किसको समझ में नहीं है, तो सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा था मैं आपको। कल मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि सर फाइब्रिनोजन लिखा हुआ हो तो सही है या गलत है, तो फाइब्रिनोजन लिखा हुआ है वो भी सही है, वो भी सही है। क्लियर है, ठीक है ना, तो सिर्फ आपको तो इतना लिखना है, सीरम बराबर ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर प्लस फाइब्रिनोजन, इतना ही लिखना है नीचे। प्लाज्मा माइनस, हाँ बिल्कुल, दूसरे तरीके से और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स तो है ही नहीं भाई, ब्लड सेल्स तो है ही नहीं, अगर इस प्लाज्मा के अंदर से अपन किसको निकाल दें, क्लोटिंग फैक्टर को, और क्लोटिंग फैक्टर में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें प्रोटीन की तो फाइब्रिनोजन को, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ध्यान रखना क्लोटिंग फैक्टर की उपस्थिति होने के कारण सीरम प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग होती है, इसलिए एंटीकोगुलेंट मिलाना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि प्लाज्मा डोनेशन किया था, तो प्लाज्मा डोनेशन के अंदर एक निडिल लगाई जाती थी हाथ के अंदर, फिर वो एक मशीन के अंदर ब्लड जाता था, ब्लड प्लाज्मा को सेपरेट करती थी और दूसरे पेशेंट के अंदर इकट्ठा कर लिए, चढ़ाने के लिए इकट्ठा कर लिया जाता था, तो वो अलग चीज है। रक्त तो डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट रक्त निकाला थैली के अंदर इकट्ठा किया दूसरे का चढ़ा दिया, लेकिन प्लाज्मा केस में ऐसा नहीं होता, प्लाज्मा अलग से सेपरेट करना पड़ता हमारे। एक तो ये वाली लिखोगे हम, एक लाइन तो ये वाली लिखोगे और दूसरी लाइन ये वाली लिखोगे, ये दोनों लाइन लिखो। तब तक मैं लाइव वालों को देख लेता हूं। क्या लिखवाएंगे, अभी रुक जाओ।
लिख लिया सबने, दोनों चीजें लिख ली। हाँ, उससे पहले ऑनलाइन वालों से कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। ऑनलाइन वालों को ऐसा लगता है कि हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। पहली प्रॉब्लम उनकी सबसे बड़ी तो ये है, ठीक है, कि पता नहीं सब ऑनलाइन वालों को ही ऐसा क्यों बोलते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, है ना। बिगाड़ा आपने किसी का कुछ नहीं है, लेकिन एक टीचर के लिए कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है कि जब 3 जगह पढ़ाना होता है आपको एक साथ में। आप सामने बैठे हो, मेरे को बोर्ड पे भी लिखना है और साथ में सिस्टम पे भी ध्यान देना है, तो ये तीनों चीजें माइंड डाइवर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर 1 मिनट बाद में मैं तुम्हारे को भी बताऊं, फिर लाइव वालों से पूछूं और फिर मैं कमेंट देखूं। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो तुम्हारे कमेंट देखने के लिए मेरे को कुछ टाइम चाहिए होता है कि 5-10 मिनट में पढ़ा लूं, फिर तुम्हारे कमेंट देखूं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही वो गलती हमारी कि भाई नहीं आ रही, मैंने माइक चालू करना भूल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे को कुछ बिगाड़ना चाहते हैं या तुम्हारे लिए कुछ गलत करना चाहते हैं। तुम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने ये सामने बैठे हैं हमारे वो इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को ऐसे अकेला मत समझा करो तुम। नेगेटिव बातें बहुत जल्दी आती है इनके दिमाग के अंदर, है ना। एक तो बोल रही थी कि मर ही गए हम तो, ऐसे नहीं मरते, कोई नहीं मरता ऐसे, है ना। सिर्फ मेरी आवाज नहीं आने से मर गए तुम, कैसे बात करते हैं बच्चों जैसे। ये भी बच्चे, तुम भी प्यारे हो और तुम भी अच्छे हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं। और कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी वजह से भी हो जाती है कि आपका नेटवर्क सही काम नहीं करता, तो आपको रुक रुक के आवाज आना या वीडियो अटक जाता है। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होती, वो कई बार आपकी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि अगर नेटवर्क एरिया में ढंग से नहीं हो और अगर रेगुलर नेट नहीं आ रहा। स्पेशली बीएसएनएल के केस के अंदर जो सिम काम में ले रहे होते हैं, क्योंकि बीएसएनएल अभी 3G पे काम कर रहा है ना। रिलायंस के अंदर 4G और अब 5G पे काम में ले रहे हो, अपन जयपुर के अंदर बैठकर, वो अभी 3G में ही चल रहा है, तो उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होती है वाली, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी हाई रहती है तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हारा बुरा चाहते हैं या तुम्हारे लिए कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा टाइम दिया करो हमारे को भी, ताकि तुम्हारे कमेंट्स देख सके। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बार बार ऐसे गर्दन करके देखूं कि लाइव वाले क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे अकेले मत समझो अपने आप को। चलो नेक्स्ट लिखो। रक्त में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। सबसे पहले लिखोगे एल्ब्यूमिन। सबसे पहले लिखोगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। लिखो इसके अंदर, रक्त में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रोटीन। 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 कार्य लिखो। कार्य, रक्त का परासरण दाब बनाए रखना। कार्य लिखो, रक्त का परासरण दाब बनाए रखना। रक्त का परासरण दाब बनाए रखना। दूसरे नंबर पे लिखोगे ग्लोबुलिन। सेकंड नंबर पे लिखोगे ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। कार्य लिखो, एंटीबॉडी का निर्माण करना। कार्य, एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडी का निर्माण करना। और तीसरे नंबर पे लिखोगे फाइब्रिनोजन। तीसरे नंबर पे लिखोगे फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। कार्य लिखो, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक।
ठीक है। इम्यूनिटी आपके फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव भी दो प्रकार की, नेचुरल आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो प्रकार की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है ना। तो वो किस टाइप की होती है वो फिजियोलॉजी के अंदर बात कर लेंगे अपन, यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। प्लाज्मा रिलेटेड बातें जितनी एनाटॉमी के अंदर थी उतनी हमारी हो चुकी हैं। हेडिंग डालोगे ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। एक नंबर पे प्लाज्मा लिखा था, बी नंबर पे लिखोगे रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, और रक्त कोशिकाओं में सबसे पहला नाम लिखोगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। लाल रक्त कणिका या कोशिका। लिख लिया। देखो इधर, आरबीसी की अगर बात करते हैं तो इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी की अगर बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित, जिसके कारण रक्त का रंग चमकीला लाल, ब्राइट रेड होता है। होता है। नेक्स्ट सुनो, आगे बात करते हैं हम थोड़ी सी हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है ग्लोबिन प्रोटीन, और एक होता है हीम वर्णक। हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक तो ग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं, चार अणु किसके पाए जाते हैं? हीम वर्णक के। एक अणु तो किसका है? ग्लोबिन प्रोटीन का, और चार अणु किसके हैं? हीम वर्णक के। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्येक हीम वर्णक में एक Fe+2 आयरन बोलते हैं अपन इसको, फेरस भी बोल सकते हो, पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक हीम वर्णक में एक Fe+2 पाया जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में कितने हीम वर्णक? तो कितने Fe+2 पाए जाते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक हीम वर्णक में कितने आयरन कण पाए जाते हैं? एक। जबकि एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन कण पाए जाते हैं? दिक्कत यहां तक? लिख दूं यहां पे ये, इसलिए एक हीमोग्लोबिन में Hb का मतलब हीमोग्लोबिन से 4 Fe+2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। एक आयरन का अणु एक ऑक्सीजन का अणु से जुड़ सकता है। एक आयरन का अणु एक ऑक्सीजन का अणु से जुड़ सकता है। तो अगर मैं पूछूं कि एक हीम वर्णक कितने ऑक्सीजन का अणु से जुड़ेगा, तो लठ लेके आओ रे। एक से। कितने से? एक से, क्योंकि एक हीम वर्णक में कितना आयरन है? एक। तो एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन का अणु से जुड़ सकता है? किसको समझ में नहीं है ये बात बताओ? एक हीम वर्णक एक Fe+2 एक O2 के अणु से जुड़ सकता है।
एक Fe से एक ऑक्सीजन, क्लियर। तो एक हीम वर्णक से एक ऑक्सीजन, क्योंकि एक हीम वर्णक में कितने आयरन है? एक, इसलिए एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। किसके नहीं बैठी ये बात, पहले ये बताओ, वापस से सुनो। हम कह रहे हैं, लाइव वाले भी ध्यान देंगे भाई, अकेला मत समझो अपने आप को। तो अब तुम्हारा ध्यान ज्यादा रखूंगा मैं। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का ही। हीमोग्लोबिन के अंदर एक ग्लोबिन प्रोटीन और 4 हीम वर्णक पाए जाते हैं। मायोग्लोबिन के अंदर एक ग्लोबिन प्रोटीन और एक ही हीम वर्णक पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के मुकाबले क्या रहेगी? कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कितनी है? एक। क्यों? क्योंकि Fe+2 कितना है? एक। Fe+2 एक क्यों है? क्योंकि वहां पर हीम वर्णक कितना है? आयरन के अंदर हीम वर्णक कितने हैं? प्रत्येक हीम वर्णक में कितनी Fe+2? एक Fe+2 कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकती है? हीमोग्लोबिन में Fe+2 कितनी है? इसलिए हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से जुड़ेगा? किसको समझ में नहीं है ये? सही है कि नहीं है? बोले तो एक बार और, हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन प्रोटीन है और 4 हीम वर्णक है। एक ग्लोबिन प्रोटीन और 4 हीम वर्णक। प्रत्येक हीम वर्णक के अंदर एक Fe+2 पाया जाता है। प्रत्येक हीम वर्णक में एक Fe+2 पाया जाता है। एक Fe+2 एक ऑक्सीजन के अणु से जुड़ सकता है। ये 3 लाइनें अगर याद है तो बाकी लाइनें उससे रिलेटेड ही है कि एक Fe+2 एक ऑक्सीजन से जुड़ सकता है और एक Fe+2 किसके अंदर पाया जाता है? एक हीम वर्णक के अंदर। हीम वर्णक कितने पाए जाते हैं? तो Fe+2 भी कितने हुए? किसके अंदर हुए? हीमोग्लोबिन में। इसलिए हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणु से जुड़ेगा? ठीक है। मायोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो मायोग्लोबिन के अंदर दोनों एक एक ही है। तो मायोग्लोबिन की अगर बात करें तो मायोग्लोबिन में खुद में Fe+2 कितना हुआ? एक। कितने ऑक्सीजन जुड़ेगा? तो मायोग्लोबिन हो चाहे हीम वर्णक हो, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा वहां पर। तो क्यों? क्योंकि हीम वर्णक की संख्या कितनी है? एक है। इसलिए क्लियर है? क्लियर है? दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब सुनो काम की बात, मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। क्लास अपनी यहीं तक है, आप उतारोगे चुपचाप और उसके बाद में हेमो सर से पूछ लेना कि आगे क्लास होगी या नहीं होगी। कल से आपकी क्लासेस एनाटॉमी की 2 घंटे की होगी। कितने घंटे की? सही है? दिक्कत किसी को? चुपचाप उतारोगे।